तो बीएसपी क्या अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? पिछले 12 सालों में बीएसपी कहां से कहां पहुंच गई? आज बीएसपी की पूरी समीक्षा। इस उपचुनाव ने बीएसपी को उसके अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर अब मजबूर कर दिया है। कैसे, हम ये समझेंगे। यह भी जानिए कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से उसकी 2 ऐसी सीटें छीन ली है जो 3 दशकों से ज्यादा से बीजेपी नहीं जीती थी, कटहरी और कुनर की। आखिर इसके पीछे की गणित क्या है, हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का यूपी में ये दोनों खबरें। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात होगी बीएसपी की, हां, बहुजन समाज पार्टी की। वो पार्टी जो एक मिशनरी मूवमेंट से निकली, वो पार्टी जिसने दलितों को सम्मान ही नहीं दिया बल्कि सत्ता तक पहुंचाया। बसपा, जिसका एक वक्त पूरे देश में डंका बजता था और यह माना जाता था कि कभी न कभी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। आखिर उस पार्टी को क्या हो गया? मायावती ने उपचुनाव के नतीजों के बाद यह ऐलान कर दिया कि चुनाव में हो रही धांधलियों के बाद अब बीएसपी कभी कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। तो क्या ये बिल्कुल सच्चाई से आंख मूंदने जैसा नहीं है? इस बार के अगर आप नतीजों की समीक्षा करें तो पता चलेगा कि अब बीएसपी के ऊपर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए क्योंकि गिरते 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 बसपा 7% वोट पर आ गई। जी हां, 2012 में जिसे 25% से ज्यादा वोट मिले थे, 2012 के चुनाव में, जिसमें बसपा हारी थी, सरकार से बाहर हुई थी, उसमें 25% से ज्यादा वोट थे और 80 सीटें थी। लेकिन 2012 के बाद 2024 के उपचुनाव में बीएसपी 7% वोट पर आ गई है और एक भी सीट नहीं। हालांकि सिर्फ ये 9 विधानसभा के नतीजे हैं, लेकिन अगर 2022 के भी आप विधानसभा देखें तो बीएसपी महज 1 सीट जीती थी और 12% के आसपास उसके वोट शेयर थे। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि बीएसपी अब सचमुच अपने अस्तित्व के संकट से जूझने वाली है। क्योंकि सिर्फ बीएसपी का वोट कम होता तो शायद चल जाता, लेकिन अब बीएसपी का वोट उसके जो कंटेम्पररी दूसरी पार्टियां हैं वो ले जा रही हैं। पहले आप जरा आंकड़ा देखिए और समझिए। जैसा मैंने बताया कि 2012 में सत्ता से बाहर हुई और चुनाव दर चुनाव बसपा नीचे गिरती चली गई, फिसलती चली गई। 2012 में 25.91 यानी कि लगभग 26% वोट था। 2017 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें योगी आदित्यनाथ जिसके बाद मुख्यमंत्री बने, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें 22.23%, 22.23% वोट बीएसपी को मिले और तब भी थोड़ा बहुत बसपा कम हुई थी, यानी कि 12 से 17 में। लेकिन अगर आप 2022 के विधानसभा का चुनाव देखें तो घटकर 12.83, यानी कि लगभग 10% अगले 5 साल में बीएसपी गिरी। और उसके बाद 22 के बाद ये जो 24 का उपचुनाव है, हम विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं, जो 2024 का ये जो उपचुनाव है, इसमें घटकर 7% पर आ गए। तो ये एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस बीएसपी के भीतर अब दिखाई देने लगा है, यानी कि बसपा अब गिरकर कहां जाएगी। और अगर आप इसकी अगर हम तुलना करें तो एक आंकड़ा और आता है, और वो आंकड़ा अगर हम आपको दिखाएं और समझाएं इन 7 सीटों का, तो आपको अंदाजा लगेगा कि वोट कहां से कहां गिर गए। मीरापुर, जी हां, मीरापुर में बीएसपी को 2022 में 23,797 वोट मिले थे और इस बार लगभग 20,000 वोट कम होकर मीरापुर में बीएसपी को महज 3248 वोट मिले, यानी कि 3,248 वोट। मझवा में बीएसपी को 52,000 वोट मिले थे 2022 के विधानसभा में। ये सब बीएसपी की गढ़ की सीटें हैं,
ये वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी कभी जीतती नहीं थी, सिर्फ बसपा ही जीतती रही है। मझवा में 52,000 वोट मिले थे बसपा को और इस बार 34,000 वोट मिले हैं, 34,927 वोट। कटहरी का ग्राफ देखिए, कटहरी में 58,482 वोट मिले थे जो इस बार घटकर 41,647 पर आ गए। ये सब वो वोट हैं जो कि सिर्फ बसपा ही जीतती रही थी कभी, यानी कि बसपा का ही गढ़ था। फूलपुर में 33,036 वोट मिले थे 2022 में, इस बार 20,000 मिले, 20,000 से थोड़ा ज्यादा। सीसामऊ वैसे भी सपा बसपा के लिए कभी बहुत ज्यादा नहीं रहा, फिर भी आधे हो गए। 2937 वोट 22 में मिले थे, इस बार 1410 वोट मिले हैं। करहल, इसे भी आप बसपा का बहुत कोई गढ़ नहीं मान सकते, तो करहल में बसपा को 15,701 वोट मिले थे जो इस बार घट करके 8,409 वोट पर आ गए। गाजियाबाद में 32,000 से ज्यादा वोट बसपा को मिले थे। गाजियाबाद में बसपा मजबूत रही है, वहां पर हालांकि जीतती नहीं, लेकिन इस बार उसका भी घट करके 10,736 पर आ गया। कुंदरकी में 42,742 वोट मिले थे बसपा को और इस बार कुंदरकी को अगर देखा जाए तो 1,051 वोट, यानी कि कुंदरकी में लगता है किसी दलित ने भी बसपा को वोट ही नहीं दिया। उसी तरीके से खैर में देखिए, खैर में 65,302 वोट मिले थे और इस बार महज 13,365 वोट। तो ये जो 9 सीटों का हिसाब है, गणित है, इसने दिखा दिया कि अब बसपा अपने वोट को भी रिटेन नहीं कर पा रही, बसपा अपने कोर वोटर्स को भी अपने पास नहीं रोक पा रही। तो क्या बसपा के अस्तित्व पर खतरा है? बिल्कुल मंडरा रहा है। मायावती से एक एक करके तमाम बड़े नेता अलग होते चले गए। मायावती ने सभी बड़े और जनाधार वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू किया। दूसरे दलों में जाकर वो बड़े हो गए, चाहे वो धर्मराज निषाद जीते हों, चाहे वो लालजी वर्मा रहे हों, चाहे इंद्रजीत सरोज रहे हों। ये तमाम नेता बसपा के कभी एसेट हुआ करते थे। 4 बार धर्मराज निषाद चौथी बार विधायक बने हैं, 3 बार बसपा के विधायक थे और तीनों बार कटहरी से विधायक थे, लेकिन इस बार बीजेपी से विधायक हुए हैं। तो बसपा का जो लगातार गिरता हुआ ग्राफ है वो उसके अपने करनी का फल दिखाई देता है। मायावती ने जिस तरीके से अपने नेताओं को बाहर किया, निकाला, पुराने नेताओं को वापस अपने लिए दरवाजा नहीं खोला, ये सब एक बात, लेकिन अब जब उनकी दूसरी पीढ़ी भी आई तो शायद वो खुल करके काम करने की स्थिति में नहीं है। यानी कि आकाश आनंद को भी लाया तो गया, लेकिन वो उस तरीके से काम करते नहीं दिखे। इस चुनाव में तो समाजवादी बसपा ने एक भी चुनावी सभा, बसपा की जो बड़ी नेता है मायावती ने नहीं की, ना ही आकाश आनंद। स्टार प्रचारक सब थे लेकिन प्रचार किसी ने नहीं किया। तो ये सब बातें ये साफ दिखा रही हैं कि बीएसपी अब अपने अस्तित्व के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। तो क्या अब अकेले बीएसपी कभी खड़ी हो पाएगी? राजनीति में कोई भी प्रेडिक्शन कभी भी करना किसी के साथ न्याय नहीं होता, लेकिन बसपा ने अगर आगे की राह अलग तरीके से नहीं चुनी, नई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, नए पार्टनर्स नहीं चुने, गठबंधन के इस दौर में खुद को हमेशा अकेले और एकला चलो की राह पकड़कर चलती रही, तो अस्तित्व का यह संकट किसी दिन पूरी बसपा को भारी पड़ेगा। अब अगली खबर। तो आज हम बात उन 2 सीटों की करने जा रहे हैं जिस पर इस बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। खास करके समाजवादी पार्टी के कोटे से वो सीटें जीत ली है। जी हां, कुंदरकी और कटहरी की बात है। ये दोनों सीट पिछले 3 दशकों से ज्यादा हो गए बीजेपी नहीं जीत पाई थी, या यूं कहें एक बार इसने ये दोनों सीटें जीती थी। 3 दशक से इस पर या तो समाजवादी पार्टी या फिर बसपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने सपा से ये दोनों सीटें छीन ली हैं। इसके पीछे के गणित को अगर आप समझेंगे तो अंदाजा लगेगा कि बीजेपी ने इस बार कौन सी रणनीति अपनाई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुंदरकी की।
अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि कुंदरकी में बीजेपी जीती नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग बीजेपी ने की है। प्रशासन की मदद से उसने अपने वोट डंप कराए हैं ईवीएम में। खैर, ये अखिलेश यादव का आरोप है। दूसरी बात जो यहां पर कही जा रही वो ये कि 62% से ज्यादा अगर मुसलमान हैं और लगभग 58% पोलिंग होती है, तो फिर बीजेपी आखिर जीत कैसे गई? क्या मुसलमानों के बहुत बड़े हिस्से ने 60, 70, 80% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है? चर्चा इस पर खूब हो रही है, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार कुंदरकी में मुसलमानों ने भाजपा को भी वोट किया है। कितना किया है, क्या किया है, ये तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर जीत के आंकड़े को देखें तो बड़ी तादाद में मुसलमानों ने वोट किया है और इसके आसार लगने लगे थे, दिखने लगे थे। यूं तो मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं मिलता रहा, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस एक सीट पर बीजेपी को इतने मुसलमान वोट मिल गए? लगने वालों को अखिलेश यादव की बात में भी दम लग सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी एक ये दिखाई देती रही कि वहां के मुसलमान अखिलेश यादव के कैंडिडेट से नाराज थे। हालांकि नाराज तो कई जगह होते हैं, लेकिन आखिर इस जगह क्या उन्होंने चाणक्य की चुटिया बांध ली कि हरा के ही दम लेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ लगता है। 3 बार यहां से विधायक रह चुके हैं हाजी रिजवान। वो तुर्क बिरादरी से आते हैं, जबकि वहां पर बड़ी आबादी जो दूसरी ओबीसी बिरादरी है, खास करके शेखों की, जो कि कन्वर्टेड राजपूत हैं, और रामवीर भी ठाकुर राजपूत बिरादरी से आते हैं। इस बार वहां यह नारा चल पड़ा, हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन उससे क्या, राजपूत तो हैं। ये एक मुसलमानों में एक मुहिम सी चली और रामवीर सिंह ने इस बात को खूब भुनाया। दूसरी बात, मुसलमानों में इस बात को लेकर के खासी नाराजगी थी कि हर बार तुर्क को ही क्यों जिताया जाए, जबकि आबादी वहां पर शेख मुसलमानों की भी काफी रही। तो शेखजादे बनाम तुर्कजादे, इसकी लड़ाई खूब हुई। वहां जाने वाले पत्रकारों ने भी इस चीज को महसूस किया था कि जमीन पर तुर्क बनाम शेख एक ठीक ठाक उसकी लड़ाई जमीन पर दिखाई दे रही थी। और वहां के मुसलमानों ने इस बार ये सोचा कि ये चुनाव कोई सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल है नहीं। इस चुनाव में अगर बीजेपी को वोट दे भी देते हैं तो कोई सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, और ना ही अखिलेश यादव को कोई मुख्यमंत्री बनना है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि वहां मुसलमानों ने प्रयोग कर लिया। कितना वोट दिया, क्या सचमुच पूरा उड़ेल दिया? लेकिन मुसलमानों ने वोट दिया है और यह एक सच्चाई है। यह जरूर है कि 1,44,000 से जीत निश्चित तौर पर हैरत अंगेज है और लोगों के कान खड़े कर रहा है कि आखिर इतने वोट मुसलमानों ने कैसे दे दिए। लेकिन एक तरफा पोलिंग, पूरी तरीके से हिंदू वोटरों का पोलराइजेशन और मुसलमानों के एक बड़े तबके का वोट देना, ये इस जीत का फॉर्मूला है। हालांकि सवाल खड़े होंगे कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहां पर प्रशासन की गड़बड़ियां हुई हैं और लगातार अखिलेश यादव उस पर अड़े हुए हैं। कल बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वहां पर 2 तरह की पर्चियां चली, उनके लोग जब इसकी शिकायत करने आ रहे हैं तो उन्हें आने तक नहीं दिया गया, सीतापुर में रोक लिया गया। ये तमाम बातें हुई, लेकिन साथ साथ इसमें एक दूसरी सच्चाई भी है कि इस बार वहां मुसलमान पटे थे और इस बार हाजी रिजवान के खिलाफ एक माहौल भी था और उसका पूरा फायदा रामवीर सिंह ने उठाया। रामवीर सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं और वहां मुसलमानों की एक बड़ी आबादी कन्वर्टेड राजपूत कहते हैं और वो खुद को गर्व से कन्वर्टेड राजपूत कहते रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम के अगर आप कई दूसरे क्षेत्रों में देखें तो वहां भी इस तरह की आबादी मिलती है, लेकिन पॉलिटिकली जागरूक होकर कोई अपने धर्म को छोड़कर अपने गोत्र और जाति की बात करके वोट करेगा, इसकी उम्मीद कम दिखती है। लेकिन इस बार ऐसा कुंदरकी में हुआ है और कुंदरकी की रिजल्ट को अगर देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए एक प्रयोग जैसा है।
तो अब बात दूसरी सीट कटहरी की। जी हाँ, अम्बेडकर नगर की ये कटहरी सीट बेहद अहम है और बीजेपी ने यहाँ 33 साल बाद जीत दर्ज की है। जी हाँ, 3 दशकों के बाद। कटहरी अम्बेडकर नगर कभी बीजेपी का इलाका रहा ही नहीं है और अम्बेडकर नगर तो खास करके बसपा का रहा है। धर्मराज निषाद इस बार जो बीजेपी से चुनाव जीते हैं कटहरी से, ये मूलतः बसपा से आते रहे हैं। 3 बार ये बीएसपी से इसी कटहरी से विधायक रह चुके हैं। 1996, 2002, 2007 3 बार के विधायक हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका अच्छा इस्तेमाल कर लिया। शोभावती वर्मा जो कि लालजी वर्मा की पत्नी है, उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन इस बार अगर आप चुनाव के वोटों का प्रतिशत और देखें तो आपको अंदाजा लगेगा। पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 61 से 62% मतदान हुआ था और इस बार तकरीबन 57 से 58 4 या 5% वोट इस बार कम पड़े हैं। लेकिन अगर आप वोट देखेंगे किसके कितने गिरे तो आपको अंदाजा लगेगा कि इस बार आखिर धर्मराज निषाद जीते हैं तो आखिर उनको कैसे इतने वोट आ गए। तकरीबन 33,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। लालजी वर्मा को 93,000 से ज्यादा वोट मिले थे 2022 में, जबकि इस उपचुनाव में उनकी पत्नी को 69,000 वोट मिले हैं, यानी कि तकरीबन 24,000 वोट इस बार उन्हें कम मिले। टोटल वोट हालांकि 5% ही कम है, लेकिन इनके वोट तकरीबन 20% से ज्यादा कम हुए। उसी तरीके से अगर आप बसपा को देखेंगे तो बसपा को 58,000 वोट मिले थे 2022 में और इस बार 58,000 से ज्यादा थे और इस बार 41,000 से ज्यादा वोट बसपा को मिले, यानी तकरीबन 17,000 वोट बीएसपी के भी कम हुए हैं। तो 41,000 वोट तो सीधे इन दोनों से कम हुए और भाजपा हारी थी और भाजपा को इस बार तकरीबन 34,000 से ये जीत मिली है। लेकिन इसमें कई और फैक्टर ने काम किया है। इस बार वहां स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी के नेता नाराज भी थे। वहां पर बकायदा चुनाव के पहले जब ये तय हुआ कि लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट दिया जाएगा या लालजी वर्मा को ही टिकट दिया जाएगा उनकी पत्नी के लिए, तो जो कोर सपा का वोटर है वो नाराज था। वहां के यादवों में इस बात को लेकर के थोड़ी नाराजगी थी। तो कहा यह जाता है कि एक नाराज तबका वो भी था। इस बार पीडीए नहीं चल पाया जमीन पर, पीडीए कुंद रहा, क्योंकि अगर कुर्मी वोटर खड़े थे सपा के साथ तो कुर्मी कैंडिडेट ही बसपा के साथ भी था और बीजेपी ने भी वहां निषाद लड़ाया था जो कि ओबीसी में भी एमबीसी माना जाता है, यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास। तो पीडीए का यह दांव यहां पर नहीं चलता दिखा। बीजेपी का जो अपना वोटर है, कोर वोटर रहा है, जिसे सवर्ण ब्राह्मण वहां तादाद उनकी बड़ी है और ओबीसी की दूसरी बिरादरियां, ये सॉलिड बीजेपी के साथ खड़ी रही। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को वहां यह फायदा हुआ कि एक वहां पर यादव मतदाता ज्यादा हैं, उनकी एक नाराजगी का फायदा मिला, स्थानीय नेताओं की नाराजगी रही और उसके बाद अपने वोटों को बीजेपी सहेजने में सफल रही। पीडीए जमीन पर कुंद रहा और साथ साथ वोटिंग परसेंट बेशक कम हो गया हो, लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के वोटों में जबरदस्त सेंधमारी की। और इसके अलावा धर्मराज निषाद का इस कटहरी से कई दशकों पुराना रिश्ता, जहां से वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो बसपा वोटों पर जो प्रभाव लालजी वर्मा का रहा, कुछ वही प्रभाव धर्मराज निषाद का भी था। ऐसी स्थिति में बीएसपी के जो कोर वोटर थे उसका बंटवारा भी हुआ, तो बीजेपी को भी फायदा मिला। कुल मिलाकर के बीजेपी ने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई और खास करके ये स्ट्रेटजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी, क्योंकि कटहरी उनके जिम्मे की सीट थी और कटहरी का उन्होंने कई बार दौरा किया था और इस बार ये 2 जीत है, कुनर की और कटहरी, ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक ऐसी जीत है जो उसने प्रयोग के तौर पर तो किया लेकिन सफल रही है। अभी से कोई कहता है कि ये चुनाव क्या सेमीफाइनल था,
तो निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक तौर पर बीजेपी ने इस सेमीफाइनल को जीत लिया है। अब तैयारी 2027 के चुनाव की है, लेकिन इस चुनाव से जो निकला संदेश और नैरेटिव है ये बहुत लंबा चलेगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।